देखो कमेंट सेक्शन निकाला। देखिएगा क्लास 10 का आज लेसन नंबर 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं ना। इकोनॉमिक्स पर आज बात कर रहे हैं। अभी लगातार एक चैप्टर कल मैंने खत्म किया और क्वेश्चन आंसर और कुछ जैसी समस्या अगर पहला लेसन में बचा हुआ है तो 21 तारीख के बाद जो आपका क्लास चलेगा तो उन सारे समस्याओं को दूर किया जाएगा, है ना। लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ा रहे हैं, अध्याय नंबर 2। तो ये इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का अध्याय नंबर 2 है। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, इकाई नंबर 2 है ना, सब जगह लिख भेजो। इकाई नंबर 2 पर हम बात करेंगे। इकाई नंबर 2 है, मतलब कहता है कि लेसन नंबर 2 है। पहला लेसन मैंने खत्म कर दिया। अगर बढ़िया से थ्योरी अगर पढ़ लिए होंगे और थ्योरी खाली याद कर कर मेरा रखिएगा तो आपका परीक्षा क्लियर रहेगा। राज्य एवं राष्ट्रीय है ना, दूसरा लेसन है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसके बारे में कहा जाता है। राज्य और राष्ट्र की आय के बारे में बताया जाएगा आज दूसरा लेसन। देखिए सबसे पहले देश समझने का प्रयास कीजिएगा। राज्य का मतलब होता है कोई भी राज्य, है ना। जैसे बिहार राज्य अपना राज्य का बात इसमें पढ़ने के लिए कुछ आएगा तो बिहार राज्य या तो अन्य दूसरे राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह से अन्य राज्यों का बात किया गया। राज्य मतलब कहता है राज्य, जैसे बिहार एक राज्य। राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है देश। फिर से हम समझेंगे, राज्य का मतलब होता है बिहार राज्य, जैसे है हमारा अपना राज्य बिहार राज्य है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह जो है वो राज्य। तो राज्य का बारे में भी जानेंगे कुछ इस चैप्टर में। इस चैप्टर में राज्य के बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा, राज्य के बारे में भी जानकारी मिलेगा। राष्ट्र मतलब होता है देश, और कुछ देश के बारे में भी जानने को मिलेगा कि देश हमारा किस तरह से कैसा विकास हो रहा है, कितना राष्ट्रीय आय, कितना राष्ट्रीय आय नहीं है, क्या कमी है, क्या ज्यादा, क्या फायदा, क्या घाटा है, क्या कुछ हो रहा है, वो भी हम जानेंगे। आय का मतलब होता है इनकम। आय जो मतलब कहता है कमाने का जो साधन है, मतलब कहता है इनकम का जो साधन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा देश का या राज्य का राष्ट्रीय आय क्या है, मतलब कहता है इनकम क्या है, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आय मतलब होता है इनकम, कमाने, है ना। तो यहाँ राज्य और देश के इनकम के बारे में पढ़ेंगे, राज्य और देश के आय के बारे में पढ़ेंगे कि कितना हमारा देश का आय होता है, क्या राज्य का आय होता है, क्या हमारे देश भारत का आय है और क्या हमारे बिहार राज्य का आय है। ये सब इस चैप्टर में पढ़ने को आपको मिलेगा, कोई दिक्कत है ना। फिर से समझ लीजिएगा, इकाई नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं। जुड़ा हुआ कुछ लिंक सब कर दिया। इकाई नंबर 2 है, राज्य में बिहार राज्य का बात हम लोग करेंगे यहाँ पर ज्यादा। राष्ट्र में मतलब देश हुआ, देश में भारत देश का बात करेंगे, दूसरा देश का बात नहीं, अपना भारत देश का बात किया जाएगा। आय का मतलब होता है इनकम। इनकम मतलब कहता है कि क्या राज्य का इनकम है, क्या मतलब कहता है देश का इनकम है। उन सभी शब्दों पर हम बात करेंगे, उन सारे चीजों को हम सीखेंगे। देखिएगा राज्य एवं राष्ट्र की आय, मतलब कहता है बिहार राज्य और हमारे भारत देश का आय है, जो इनकम है उसके बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा, है ना। उसके बारे में जानेंगे। सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए, है ना। हिमांशु गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है सबका गुड मॉर्निंग, है ना, गुड आफ्टरनून, चलिए सबका ठीक। द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस अमित सर, चलिए ठीक है ना, हाँ उसी पर दे रहे हैं। चलिए प्रणाम नमस्कार सबका हो गया। जल्दी जल्दी जुड़िए और पढ़ाई पर आइए। क्या हम समझाने जा रहे हैं आय, कि आय क्या ये समझाएंगे, है ना। राज्य मतलब बिहार राज्य हुआ, अपना राज्य हुआ, और राष्ट्र मतलब हुआ देश, अपना देश भारत देश हुआ। आय मतलब हुआ इनकम, तो इनकम के बारे में जानेंगे कि आय किसे हम कहेंगे, किसको आय कहा जाएगा, ये बात समझेंगे हम।
देखिए यहाँ पर हम आय बताने जा रहे हैं। आय मतलब होता है इनकम। आय के बारे में जानेंगे कि आय किसे कहेंगे। इसमें दो शब्द का जनरली प्रयोग किया जाता है, पहला लेसन में भी हम बताए थे। उसमें दो शब्दों का ज्यादा जिक्र होता है, एक आता है शारीरिक, दूसरा आता है मानसिक। तो ये बात हम समझने का प्रयास कीजिएगा कि शारीरिक या मानसिक किसे कहेंगे। तो पहले आय का परिभाषा समझिए। देखिएगा परिभाषा भी लिख दिए हैं। पहला लिखा हुआ आय। आय को पहले हम समझने का प्रयास कीजिए कि आय क्या है। ध्यान दीजिए हम लोग सभी विद्यार्थी कि आय किसको कहा जाएगा, आय किसको कहेंगे। तो पहले नंबर लिखा हुआ परिभाषा को रटने का प्रयास मत कीजिए। पहले आप जनरली अपने दिमाग से समझने का प्रयास कीजिए कि आय क्या होता है। पहला लेसन में भी पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डीपली जाकर पढ़ाएं। आय क्या होता है, इनकम किसको कहा जाएगा, आय किसको कहा जाएगा। तो आय क्या है सुनिएगा। इनकम क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा, जैसे हम एक व्यक्ति हैं, अपने पर ले रहे हैं हम, किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो हम एक व्यक्ति हैं, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक, शारीरिक मतलब होता है शरीर से, और मानसिक रूप से किया गया कार्य। देखिए यहाँ पर लिख दिए थे, किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक, शारीरिक मतलब होता है जिसमें ज्यादा शरीर का काम ज्यादा लगा हो, जैसा ईंटा ढोने में है ना, बोझा ढोने में, खेतियार काम करने में शारीरिक काम ज्यादा लगता है, तो वो शारीरिक काम हुआ। या मानसिक, मानसिक कार्य का मतलब होता है जो दिमाग से किया गया। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें शरीर से ज्यादा दिमाग का यूज हो रहा है, तो उसको मानसिक कहा जाएगा, है ना। कोई कंप्यूटर चला रहा है तो शरीर से ज्यादा दिमाग का काम हो रहा है, तो मानसिक कार्य कहा जाएगा। तो शारीरिक, किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, और कार्य के बदले, और कार्य के बदले मिला रकम या राशि को ही क्या कहा जाएगा, आय कहा जाएगा। लेकिन मिला रकम के जगह आप यूज कर सकते हैं मिला पारिश्रमिक, है ना। कार्य के बदले मिला पारिश्रमिक, रकम के जगह आप कर सकते हैं मिला पारिश्रमिक। परिश्रम, पारिश्रमिक का मतलब होता है परिश्रम का फल। कितना दूर नहीं दिखता है? देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया। किसी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा जो है, किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक, शारीरिक मतलब होता है शरीर से, और मानसिक मतलब हुआ दिमाग से, मानसिक मतलब होता है दिमाग से, दिमागी रूप से किया गया कार्य, किया गया कार्य, और कार्य के बदले मिला रकम,
या कार्य के बदले मिला परिश्रमिक, दोनों यूज कर सकते हैं। तुमको अगर लग गया कि परिश्रमिक शायद न याद रहा तो रकम का भी यूज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। रकम मतलब होता है पैसा या रुपया, या तो मतलब कहता है जो मिला, तो परिश्रमिक यूज कीजिए, यहाँ रकम यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मिला परिश्रमिक ये क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति द्वारा शरीर से करे काम या दिमाग से करे काम, काम के बदले मिलेगा पैसा, वही कहलाएगा आय। जैसे आप सुनिए, आपके घर में दो व्यक्ति काम करने के लिए आते हैं। साधारण सा देखिए, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ये आपका घर है, इस घर में दो व्यक्ति काम करने के लिए आया, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है ना। गौर से सुनिएगा, ये व्यक्ति आपके घर में ईंटा ढोने के लिए आया, ईंटा ढोने के लिए आया, और ये व्यक्ति आपके घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आया, बच्चों को पढ़ाने के लिए आया। कोई दिक्कत? अभी घर में ट्यूशन ज्यादा होम ट्यूशन चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि एक ईंटा ढोने के लिए आया पहला, जो आपका घर में काम हो रहा है तो ईंटा ढोने के लिए आया। ये घर आपका है, एकदम इसको एकदम जनरली आप समझिए। कभी भी रटने का प्रयास नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तब ही रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हो सकता है ना। और चाहिए कि रट लें कि आय ऐसे होता है वैसे होता है, दो चार शब्द रट्टा माल वो बन जाइएगा, तो ज्यादा से ज्यादा साधारण सा क्लर्क बनकर रह जाइएगा। लेकिन अगर इस्तेमाल कीजिएगा कि कैसे होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, अपना भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी कोई बड़े एग्जाम का आप मेंस को लिख सकते हैं, मेंस क्वालिफाई हो सकते हैं। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जो भी हो, बड़े बड़े एग्जाम देने के लिए मेंस देना पड़ता है। तो मेंस में लिखित होता है, और लिखित ताल तक ये दिमाग समझने रहेगा नहीं, ताल लिख नहीं पाओगे, बासवा रहेगी। और ऐसो आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है, हिंदी का 2 किताब, संस्कृत का 2 किताब, सबको रटोगे, आय रटा कर भूल जाओगे, लेकिन समझोगे तो वो ज्यादा देर तक रहेगा। तो समझिए, ये आपका घर है, समझिए, इसको वैल्यू मत दीजिए, पहले समझने का वैल्यू दीजिए। ये आपका घर है, आपके घर में दो व्यक्ति आया काम करने के लिए, पहला व्यक्ति ईंटा ढोने के लिए आया, दूसरा व्यक्ति आपके घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आया, ठीक है ना। ये जो ईंटा ढोने के लिए आया, ये इसका कौन काम हो गया? शारीरिक काम हो गया, शारीरिक काम किया, इसको हम बोलेंगे शारीरिक काम, समझ में लो। लेकिन ये पढ़ाने के लिए आया है तो इसका मानसिक काम हुआ, मानसिक काम हुआ। अब कोई बोलेगा कि सर इसका तो भी मतलब कहता शरीर लग ही नहीं रहा है सर। अरे शरीर लग रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लग रहा है जितना बेचारा ईंटा ढोने वाला लग रहा है। वो एकदम पूरा बेचारा पनहेता उड़ल है, आई एकदम कलम चला रहा है ना, होमवर्क दे दिया वाल चल बना तालती प्राप्त वाल हुआ, लेकिन बेचारा उसको एक तनी फुर्सत नहीं, बात मारे कि नहीं। यहाँ पर ई जो है पढ़ाने वाला, वो बच्चा को होमवर्क कुछ दे दिया बनाने के लिए, बनाने दिया और मोबाइल में टिपेगा तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर ई इस मोबाइल निकालेगा, बात करेगा, तो कहे रखिए रखिए घर में बात कीजिएगा, चलिए पहले ढोइए। तो इसका शरीर का ज्यादा इस्तेमाल ईंटा ढोने में है बाबू, इसलिए इसको शारीरिक काम कहा गया। कि पढ़ाने का जो काम है, इससे शरीर से ज्यादा ये दिमाग भेजा का उपयोग ज्यादा हम कर रहे हैं, तो इसको मानसिक काम बोलेंगे। अब बात रहा समझ में लोग, ये घर है आपका, इस घर में ईंटा ढोने के लिए आया था जो व्यक्ति का शारीरिक काम कहलाया, ये व्यक्ति आपका पढ़ाने के लिए आया तो ये मानसिक काम कहलाया। और यही दोनों के काम जब करके लिख लेगा तो इसका परिश्रमिक दीजिएगा कि नहीं, देखेगा मतलब उधर दिखाई देता है कि नहीं। परिश्रमिक प्राप्त होगा, उसी को आय कहा जाएगा। दिखाई देता होगा? नहीं दिखाई। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, अब है कि घर में आपका जो एक ईंटा ढोने के लिए आया था तो वो शारीरिक काम किया, जो पढ़ाने के लिए आया तो वो मानसिक काम किया। तो शारीरिक काम करे या मानसिक काम करे, ये दोनों के बदले आप पैसा दीजिएगा कि नहीं। तो वही परिभाषा में लिखे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा
शारीरिक काम करे या मानसिक रूप से कार्य करे, कार्य के बदले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, परिश्रम का फल मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा। तो बताइए शरीर से किया काम या दिमाग से किया काम, काम के बदले इसको पारिश्रमिक मिलेगा, मतलब परिश्रम का फल प्राप्त होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? आय बोला जाएगा। क्लियर हो गया है ना? यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब इसी को कैसे लिखिएगा कि हमारे घर में कोई काम करने के लिए व्यक्ति आया, तो सोचिए कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शारीरिक या मानसिक रूप से, किसी भी व्यक्ति द्वारा, एकरे बैठाइए, किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति है ना काम किया आपका ईटा वाला, कोई व्यक्ति है ना आपके घर में पढ़ाया, तो सोचिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, और कार्य के बदले मिला पैसा, मिला परिश्रम का फल, वो क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? आय बोला जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बदले पैसा दे रहे हैं, तो हमको परिश्रम का फल दे रहे हैं, आय कहलाएगा। कोई ईंट आपके घर में ढो रहा है, तो उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो परिश्रम कर रहा है, उसको भी पैसा मिल रहा, तो वही आय कहलाएगा। तो सीधे आपको आय कैसे लिखना परिभाषा में? किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला राशि या मिला राशि ही क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, कार्य के बदले मिला रकम या मिला राशि कहलाएगा आय। अगर और स्टैंडर्ड शब्द यहाँ यूज करना चाहते हैं तो परिश्रमिक यूज कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला परिश्रमिक, परिश्रमिक मतलब होता है परिश्रम का फल। किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला राशि या मिला रकम या मिला पारिश्रमिक, तीनों शब्द में कोई भी यूज कीजिए, मिला पारिश्रमिक ये क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। भेजा खोलिए, एकदम कंट्रोलिंग पावर मजबूत कदम रखिए, ऐसा नहीं है कि एक शब्द पर चलिए, है ना? बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता हो कि जितना 2-3 शब्द समझा दे कौन लिखियो, कौन की लिख में, जो तोरा दिमाग में काम करो वही लिखियो, है ना? सब एक नहीं लिख में, यही लगे टॉपर बनने के लिए क्या है, सबको अपना अपना शब्द का यूज करता। अब यहाँ पर कोई परिश्रमिक का यूज करेगा तो टीचर वो समझ जाएगा कि ओ अच्छा लगा पढ़े में तेज। अब कोई दूसरा विद्यार्थी हमरे तरफ पढ़ा लगा नहीं रकम लिखवे तो ठीक, सबका अपना अपना है ना? तो एक लय पर मैं एकदम विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला पारिश्रमिक कहलाता है आय। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा। आदम अपने सोचिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, कार्य के बदले मिला पारिश्रमिक कहलाएगा। जैसे हम किसी प्रकार का व्यक्ति है, हम शरीर से करेंगे काम या मानसिक रूप से करेंगे, शारीरिक या मानसिक रूप से काम करें, काम के बदले हमको पैसा मिलेगा तो वही कहलाएगा आय। क्लियर हो गया? लास्ट परिभाषा बोल रहे हैं बाबू, किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला पारिश्रमिक मतलब परिश्रम का फल जो मिला उसी को कहा जाता आय। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं ये सोचिए पहले, समझ में आया कि नहीं? सब लिखाएंगे आइएगा तो यहाँ आप आइएगा, हम आराम से लिखाएंगे थ्योरी को, उसके बाद मजे से हम सुनेंगे कूटेंगे तो अपने ठीक हो जाइएगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? यहाँ समझना है, खाली थ्योरी हम इसीलिए दे रहे। ये सबसे समझ में आया था? कमेंट कीजिए समझ में आ गया, ये हटावे हैं। चलिए कमेंट कीजिए, एफडी न्यूटन यस समझ में आ गया। चलिए नीतीश यस सर समझ में आ रहा है ना? हाँ प्रेम भी पढ़ रहा है, प्रेम शंकर भी पढ़ रहा है। एकदम बार बार पढ़ो, एकदम मास्टर बन जाए जल्दी, है ना? गाँव में आ ले प्रेम विद्यार्थी हो रपेट ले अपने पैसा थोड़े कम होनी है। एक को खोलेगा एकदम जब खुलेगा एकदम पूरा क्लियर खुलेगा आम तो। यस सर, ओके सर। हाँ सर बहुत अच्छा, बाप रे बहुत अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा पढ़े ले जाओ, है ना?
चलिए बहुत अच्छा, सब लोग ठीक कर रहे हैं ना। तो ये सब शब्द समझने में कोई दिक्कत कि परिश्रमी किसे कहेंगे, मानसिक किसे कहा जाएगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत परिश्रमी करे तो परिश्रम का फल होगा, ये सब शब्द समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि कड़ा शब्द के यूज कर दे और समझ ही नहीं रहा। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला परिश्रमी कहलाता है। अब बोलचाल की भाषा का जो बताना है, कोई ऐसी बोलना है तो शरीर से करो काम या दिमाग से करो काम, काम के बदले मिलेगा पैसा, कहलाएगा यार। बात आ रहा है कि नहीं? कोई तो मजदूरा है तो घर में, तो शरीर से करो काम या दिमाग से करो काम, काम के बदले मिलेगा पैसा, वही आय कहलाएगा। जय जैसे कोई दिक्कत। अब ई वर्ड का जो बोलिएगा तो लगेगा नहीं कि वो इतना बढ़िया से पढ़ल नहीं है, तो बोला अंदर है वो स्टॉक है, माल स्टॉक है अंदर, ये तो रेडीमेड में देखा लियो अभी तोरा ब्रांड में निकाल दो बने तो फिर अखबा काज में और शरीर से करो काम या दिमाग से करो काम, काम के बदले मिलेगा पैसा, कहलाएगा। क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा सा पॉइंट है राष्ट्रीय आय। देखिएगा हम लोग केवल आय के बारे में अभी पढ़े थे, आय मतलब होता है इनकम के बारे में पढ़े थे, लेकिन अब हम आय पर्सनली किसी के साथ यूज हुआ, कोई भी व्यक्ति के साथ यूज हुआ नहीं, आय कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति के साथ, तो आय केवल अलग से हम अभी पढ़े लेकिन अभी पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्र का मतलब होता है देश। देश में समझिए, अपना देश का नाम ले लीजिए, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तो देश के बारे में पढ़ना है, हम अपना देश के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय किससे कहेंगे, पहले राष्ट्रीय आय किससे कहा जाएगा इस समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय आय किससे कहा जाएगा, तो सुनिएगा, है ना, सुनिएगा कि राष्ट्रीय आय किससे कहा जाएगा। किसी देश द्वारा, कोई भी देश द्वारा, जनरली मान लीजिए किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में, मतलब एक साल में, किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में, एक साल में उत्पादित वस्तुओं, है ना, पहला नंबर क्या बोले, एक साल कोई देश है, हम एकदम पहले ठेठ भाषण समझ लीजिए पूरा। पहला नंबर ये देश है, तो ये दो चीज करेगा, उत्पादित वस्तु करेगा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं। देखिए दो बात समझिए, जैसे मान लिया ये कोई मान देश है, देश में भारत देश है, एक कोई भी देश यहाँ पर रखी, कोई देश है, तो उस देश में वस्तु का उत्पादन होता है, ध्यान देगा, वस्तु का उत्पादन होता है, उसके बाद सेवाओं से आता है। वस्तु का जो उत्पादन हुआ उससे पैसा आएगा कि नहीं, दिमाग लगाएगा। जो वस्तु का उत्पादन कीजिएगा उससे पैसा आएगा कि नहीं, आएगा, जरूर आएगा। सेवाओं से आएगा कि नहीं, सेवाओं का मतलब हुआ बैंकिंग, संचार, परिवहन, रेलवे उलवे, ये सब जो हुआ वो सब सेवाओं, तो इससे भी पैसा आएगा, है। तो समझ लीजिए कोई भी देश है जो वस्तु का उत्पादन किया, जितना मतलब कहता कृषि से उत्पादन किया, जितना वस्तु नया नया प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो वो वस्तु से जो पैसा आया, और जितना सेवा क्षेत्र है इससे जितना पैसा आया,
है ना। तो मतलब कहता उत्पादित वस्तुओं से जो पैसा आया और सेवाओं से जो पैसा आया, दोनों भाग देखिए। उत्पादित वस्तुओं से भी पैसा प्राप्त हो रहा है, एक नंबर बात। उसके बाद सेवाओं से भी पैसा प्राप्त हो रहा है, और ये कुल पैसा जो प्राप्त हो रहा है उसको एक साल में जोड़ देंगे। कैसे साल में निकालेंगे? एक साल में, कि एक साल में कितना पैसा का कमाने हुआ, उसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। समझ में आया? मतलब कोई भी देश यहाँ जितना वस्तु का उत्पादन किया, जितना सेवाओं से पैसा कमाया, वस्तु का उत्पादन एक, सेवाओं से पैसा कमाया, ये दोनों को जोड़ देंगे और जो एक साल में निकलेगा, एक साल में जो पैसा निकलेगा उसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। देखिएगा फिर से समझा रहे हैं इसको। मतलब कोई देश है बाबू, वहां वस्तु का उत्पादन तो जरूर होगा, सेवाओं से जरूर पैसा आएगा, उस सारा पैसा को जोड़ देंगे और कई साल के लिए, एक साल तक का कुल इनकम जोड़ देंगे कि कितना पैसा हुआ, उसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। देखिए फिर से समझा देता हूँ। पहले लिख देता हूं, है ना, तुम लोग लिखने पर ज्यादा विश्वास करता है। किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहेंगे। कौन आय कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। सुनिए यहाँ क्या लिखा गया? किसी भी देश द्वारा, कोई भी देश द्वारा यहाँ बात किया गया, कोई भी देश का है ना, किसी भी देश द्वारा कई वर्ष में यहाँ बात किया गया, एक वर्ष में मतलब एक साल में उत्पादित मतलब कहा गया उत्पादन किया गया, यहाँ उत्पादित लिखा हुआ, उत्पादित मतलब उत्पादन किया गया, उत्पादन किया गया। क्या चीज उत्पादन किया गया? तो वस्तुओं का उत्पादन किया गया, है। उसके बाद सेवाओं की, मतलब कहता किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की, सेवाओं मतलब होता है सेवा क्षेत्र से प्राप्त, तो सेवाओं का है। सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है कि जो पैसा प्राप्त हुआ, जो रुपया प्राप्त हुआ, जो रुपया पैसा प्राप्त हुआ, मौद्रिक मतलब होता है रुपया, मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा, है ना, मूल्य, है ना, मूल्य, मुद्रा, ये सब हुआ मौद्रिक, ये समझिए। तो यही कहा जाता है मौद्रिक मूल्य के योग, मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य के योग को कौन आय कहेंगे? मौद्रिक मूल्य के योग को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, है ना। मतलब किसी देश द्वारा, है ना, किसी देश द्वारा कई वर्ष में, एक वर्ष में, कोई भी देश है ओकरा में किसी भी देश द्वारा कई वर्ष में, एक वर्ष में, एक साल में जितना वस्तु का उत्पादन होगा, पहला पॉइंट, जितना वस्तु का उत्पादन होगा एक, और जितना सेवाओं से पैसा आएगा दो, सारा पैसा को जोड़ लेंगे। मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मतलब जितना मुद्रा आया कमाने, उस सारा को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो पैसा आएगा उसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। जैसे सुनिए, आप अपना घर पर पहले फिर से चलिए, छोटा सा एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ये आपका घर हुआ, है ना, इस घर में आपका चना है, मटर है, उसके बाद गेहूं है, सब तरह से देखते जाइए, चावल है, ये सब का उत्पादन हो रहा है। ये सब जो उत्पादन हो रहा है, चना, मटर, गेहूं, ये सब का जो उत्पादन हो रहा है, और बहुत सारे चीज ऐसा उत्पादन होता है। तो ये हो गया उत्पादित वस्तु। समझ में आया? आप अपने घर पर ले चलिए, उसके बाद देश पर पहुंच जाइए।
देखिए पहला है चना, दूसरा है मटर, तीसरा गेहूं और चावल। इस तरह का अनेक बहुत सारा वस्तु हो सकता है। उदाहरण लिए तो एक चना जो है, दूसरा मटर जो है, गेहूं जो है और चावल जो है, ये चना मटर गेहूं और चावल ये सब जो है कौन वस्तु है? उत्पादित वस्तु। समझ में आया? ये सब हो गया उत्पादित वस्तु, मतलब उत्पादन किया गया वस्तु। उसके बाद जो है आपके घर में कोई अगर गाड़ी मोटर चलता है, मतलब कहता है आपका घर में कोई मतलब कहता परिवहन का साधन है, जैसे विश्वकर्मा पूजा हुआ तो कल किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, बहुत तरह का सबके पास है, तो परिवहन का कुछ साधन है। हो सकता है किसी के पास नौकरी रहे है, तो नौकरी का छोड़ दीजिए अभी, पहले आप आ जाइए यहाँ पर, मतलब कहता परिवहन का साधन है, गाड़ी मोटर है। दूसरा बात हो सकता है आपका बैंक हो, बैंकिंग भी आप प्राइवेट से चला रहे हैं। फिर मतलब कहता प्राइवेट का कोई भी साधन है, संचार का कोई साधन है, कुछ आओ अलग सा फंक्शन लगाए हुए। फिर मतलब कहता नौकरियों से आने वाला पैसा वो भी जोड़ लीजिए, कर देता हूं। यहाँ अब समझ, चना मटर गेहूं चावल ये सब जो हुआ उत्पादित वस्तु हुआ। ऐसा हमारा देश में कितना हो रहा है सोचिए। ऐसा नहीं कि चार वो बोलल की तो ओकरे पर दिमाग लगा दिए। ऐसा कितना चना मटर सरसों, एक उदाहरण दिए कि ये सब उत्पादित वस्तु कहलाए, तो ऐसा कितना हमारा देश में उत्पादित वस्तु हो रहा है ना? उसके बाद सेवा परिवहन, इस सेवा वाला कहलाया सेवा क्षेत्र। तो परिवहन बैंकिंग नौकरी चाकरी जितना भी है, आवती जितना भी बिजनेस है, जितना तुमको दिखाई दे रहा है, सारा जो पैसा एक साल में आ रहा है, जितना एक साल में चना गेहूं मटर सरसों बेचा, जितना उत्पादित वस्तु बेचा, उससे जो पैसा है एक अलगे। उसके बाद परिवहन बैंकिंग नौकरी चाकरी से जो पैसा आया वो अलगे, मतलब आता है एक तरह का होता है, आपका घर में होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से आपका घर में ये पैसा का इनकम हो रहा है, तो ये आपका घर का आय कहलाता है। उसी प्रकार से हमारा देश में भी उसी तरह से हो रहा है कि हमारा घर में एक घर में हुआ, तो उसी प्रकार से घर से बहुत सारा घरों से मिलकर आज मतलब कहता देश भी बना हुआ। तो आज क्या हो रहा है कि किसी भी देश द्वारा कई साल में, एक साल में किसी भी देश द्वारा, कोई भी देश हो, उससे एक साल में एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक साल में जितना भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, सारा वस्तु जितना भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, सभी वस्तु, उसके बाद जितना सेवाओं से आ रहा है, जितना भी सेवा क्षेत्र से आ रहा, बैंकिंग आ रहा, बिजली आ रहा, परिवहन आ रहा, संचार जितना आ रहा है, सारा पैसा को जोड़ देंगे, मौद्रिक मूल्य के योग कर देंगे, कुल पैसा को जोड़ देंगे, उसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय। समझ में आया? मतलब एक किसी भी देश द्वारा एक साल में, किसी भी देश द्वारा एक साल में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ, वो जितना उद्योग कल कारखाना से वस्तु का उत्पादन हुआ है ना, जितना खेती से हुआ, उद्योग कल कारखाना से वस्तु का उत्पादन हुआ, उसके बाद सेवा क्षेत्र से आया, कुल पैसा को जोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे कि एक साल में कितना पैसा हुल है, वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा, है ना? तो यहाँ पर लिख भी दिए कि किसी भी देश द्वारा कई वर्ष में बात किया गया, एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ, जितना वस्तु का उत्पादन हुआ, मतलब कहता है कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, जितना भी नया नया वस्तु आया, सारा वस्तु और सारा सेवा क्षेत्र का पैसा कुल के जोड़ लेंगे एक साल में, और जो होगा वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। परिभाषा समझ में आ गया? लिख देना आपको सिंपल, केवल किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादन किया गया वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त किया गया पैसा को जब जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। समझ में आ गया? यस या नो बोलिए। समझ में आ गया? जैसे आपका घर में उदाहरण लिए थे कि आपका घर से आता है जो इनकम, तो ये सब उत्पादन वस्तु हो गया, इस सेवा क्षेत्र से हुआ, तो उसी प्रकार से हमारा देश में जितना वस्तु बन रहा है, जितना सेवा क्षेत्र से आ रहा, कुल पैसा को कलेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, उसी को क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय आय बोला जाएगा। देखिए बाबू, एक बात मैं बता देता हूँ, समझाएंगे कई बार, 2 बार 3 बार हम समझा रहे हैं, लेकिन कॉपी पर लिखाएंगे एक बार, तो समझाने में टाइम लगता है, लिखाने में नहीं लगता, इसीलिए ठीक
मतलब उत्पादित वस्तु मतलब समझ में आया था ना, उत्पादन किया गया वस्तु। सेवाओं मतलब बैंकिंग, मतलब जब किसी भी देश का एक वर्ष में उत्पादित वस्तु में सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहता है। ठीक है, प्रेम बहुत अच्छा है ना। इसको समझ विकसित करने का ज्यादा प्रयास कीजिए। उत्पादित मतलब हुआ उत्पादन किया गया वस्तु, जैसे कोयला पेट्रोल नहीं भूमि से निकाला जा रहा, नया कुछ हो रहा। और सेवाओं का मतलब कहा था जो सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा, उस सारा पैसा को जब एक साल में जोड़ेंगे तो वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए ठीक, यही वाला बात अब एक समझाएं, फिर यही वाला बात आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें सिद्ध में लिख देते हैं, प्रति व्यक्ति, आप प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे ये समझिएगा, पहला लेसन में भी पढ़ाए थे। प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का आय कैसे लिख लेगा? तो राष्ट्रीय आय में है ना, राष्ट्रीय आय जो हुआ देश का जो इनकम भी बताए थे, राष्ट्रीय आय मतलब किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं से प्राप्त किया गया मूल्य, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो कहता है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या से भाग दीजिएगा, कहने का मतलब है, उदाहरण सा ले रहे हैं कि अगर 1000 जनसंख्या इस देश, मतलब 1000 अगर इनकम हुआ साल भर में, मतलब राष्ट्रीय आय मान लिया गया, एक वर्ष में मतलब हमारा इनकम जो राष्ट्र का हुआ, देश का हुआ 1000 मान लिया गया, और कुल जनसंख्या मान लिया गया 100 यहाँ पर है ना। तो जो प्राप्त भागफल होगा, जब ये दो हटेगा तो प्राप्त भागफल जो 10 रुपये निकलता है, ये क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। सिंपल है, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में कौन आय है? तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से क्या होगा? भाग देंगे, तो जो प्राप्त होगा भागफल, उसी को कौन व्यक्ति आय कहा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे बउआ, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाएगा, तो जो भागफल आ जाएगा वही प्रति व्यक्ति आय कहला जाएगा। कोई दिक्कत? आप आराम से लिख सकते हैं कि किसी भी देश द्वारा, राष्ट्रीय आय में जैसे हम बताए थे कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय बोला गया। तो वही राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देना है, तो वही भागफल जाएगा, उसे प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय किसको कहेंगे? तो राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा मैं दे रहा हूं, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे मान लिया गया
ये वो हम उदाहरण लिख रहे हैं लंबा चौड़ा। जैसे प्रति राष्ट्रीय आय हमारा इतना है, देखिए राष्ट्रीय आय ऊपर में लिख रहे हैं इतना, ये सब ऊपर में मान लिया गया राष्ट्रीय आय दिया गया। नहीं ऐसे लिख देंगे तो लोग पता नहीं चलता। चलिए कितना आएगा प्रति व्यक्ति आय बताइए। राष्ट्रीय आय है, एकरा में कुल जनसंख्या से भाग दे रहा है, जब प्राप्त होते भागफल वही प्रति व्यक्ति आय का लेते। बताइए क्या होगा। चलिए बताएगा जब देखिए सबसे फास्ट बताता है। अच्छा एक हिमांशु कुमार कह रहा पानी पी लीजिए सर, बहुत अच्छा पी लिए आप, जब बोल दिए तो। चलिए सबका उत्तर आना शुरू हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 3 को यहाँ बच गया। यही हो गया प्रति व्यक्ति आय। सबका सही है, सबका सही है। रोहित प्रमोद है ना, सबका सही है। तो ये हम लोग को राइट। चलिए ठीक। किसी मतलब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय किससे कहा जाएगा, जब परिभाषा आ जाए लिखने के लिए तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कोई दिक्कत? देखिए पाला नंबर 1 बहुत ही आवश्यक मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि दिनांक 21 तारीख से है ना, 21 तारीख से आप 21 तारीख को गौर से सुन लीजिएगा। 21 तारीख को जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी नवादा में है या तो गांव में है, दोनों से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि 21 तारीख का जो नवादा में है वो विद्यार्थी आकर एकाएक मतलब खाता किसी भी टाइम हम सुबह 7 बजे से लेकर हम लगातार कितना बजे तक रखो, ये सारे समय लीजिए कि आपका 3 बजे तक या 2 बजे तक रखते हैं। 2 बजे तक इधर वाला टाइमिंग भी कम कर देते हैं, जरा इधर 10 कर देते हैं। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में कह रहा हूं, इतना टाइम में आप हमसे आकर मिल सकते हैं, ये टाइम में, ठीक है ना। जो यहाँ नवादा में है तो 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हम यहाँ पर सेंटर पर हम रहेंगे, आकर आप मिल सकते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे कहा सर कोई बड़ा न्यूज देना है क्या, गुप्त न्यूज देना है क्या? नहीं, 21 तारीख को आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको सेंटर पर मिलेंगे, आप आकर मिल सकते हैं, ठीक। दूसरा, वो विद्यार्थी से हम बता रहे हैं ऑनलाइन में, सुन लीजिए, वो विद्यार्थी जो घर में है वो विद्यार्थी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 82 29 00 87 90 पर। अब बोलेगा कि सर इस पर तो कॉल नहीं लगता है, एक बार में 10-12 को हम प्रयास करते रहता है तो कैसे लगेगा? मोबाइल पे आदम एक नहीं इस्तेमाल करेगा।
तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान, पहला नंबर 8229008790 पर, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो गांव में है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो नवादा में वो आकर मिल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम बैच का टाइमिंग बता देंगे कि किस टाइम में हम पढ़ाएंगे। 23 तारीख से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। 22 तारीख को हम खुद यहाँ नहीं रहेंगे। 23 तारीख को मतलब कहता है कि हम आपको मिलेंगे। 23 तारीख को हम क्लास देना शुरू कर देंगे और किस टाइम में पढ़ाएंगे, कब में पढ़ाएंगे, वो सब सारा जानकारी इसी में मिलेगा। 23 तारीख से हम ऑन और ऑफलाइन दोनों में तेजी से लिख लेंगे और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना में हम सिलेबस खत्म कर देंगे आपका पूरा। जैसे हम पढ़ाते थे तो पूरा जैसे समझा पढ़ा रहे हो वैसे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना में सिलेबस आपका हम खत्म करने जा रहे हैं। जो बच्चा जाग गया, कहा जाता है कि जाग मुसाफिर भूर भइल बा, अब रैन कहाँ सोवत है, जो सोवत है सो खोवत। जो जागत है सो पावत है। तो जागने का समय आ गया, पाने का समय आ गया है। यही 3 महीना है। आपने इतना आराम किया कि शायद अब दोबारा आपके जीवन में इतना टाइम नहीं आएगा, है? इतना टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए हर हालत में आप लोग जुनून और जोश में आइए और मन से पढ़ने की तैयारी में लग जाइए। तभी कुछ रिजल्ट हो सकता है चला, तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। जैसे हो सके आप लोग आइए और मुलाकात बात कीजिए, कॉल कीजिए। 27 तारीख से हम लग जाएंगे, शुरू कर देंगे और टाइम बताएंगे कि किस टाइम में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग लगा रहेंगे लगातार। बात समझ रहे हैं? और जरा मटेरियल पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना? ये हटा देते हैं, समझ में आ नहीं गया होगा तो हम 23 तारीख से हम लेंगे, चाहे 2 दिन लेट होगा, है ना? 21 तारीख को हम रहेंगे, 22 तारीख को यहाँ नहीं रहेंगे, है ना? चलिए, कितना मिनट दिया? 10 मिनट। चलिए, आप लोग का कोई दिक्कत, सब लोग पढ़ने का इच्छुक है ना? यस या नो बोलेगा। सब लोग को लग रहा है ना कि हमको रिजल्ट देना है? सब लोग बोलेगा यस या नो। आदम रिजल्ट देना है, लिखो कितना नंबर लाना है, लिखो जरा। यस सर, आदम जुनून में आ जाओ, अब कोई उपाय नहीं चला। 3 महीना में हम खत्म कर देंगे। दिलीप सर कराइएगा सर, सब जगह आएंगे एकदम, सब जगह तहलका मचेले रहेंगे। अब 3 महीना में कोर्स खत्म, आराम से अपना जाइए एग्जाम दीजिए, टेंशन फ्री कर देंगे। जब हम कहा दिए थे हम आपको, जब यहाँ से छुट्टी हो रहा था होली से पहले, उससे पहले हम कहा दिए थे सर कि आप लोगों के दिसंबर में हम कोर्स खत्म करेंगे। बहुत सारा बच्चा लॉकडाउन में विश्वास भी हम पर तोड़ दिया होगा कि शायद खत्म करेंगे कि नहीं, लेकिन 3 महीना में खत्म कर देंगे। विश्वास पर खड़े उतरते हैं, छोटो मेहनत करने में हम आगे हैं। चलिए ठीक, अगला बहुत मूल पॉइंट पढ़ा रहे हैं। सकल घरेलू ये बहुत वीवीआई पॉइंट।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए हम राष्ट्रीय आय की कुछ धारणा जानेंगे कि कैसे मतलब आता है कि पूरा सही राष्ट्रीय आय निकलता है, कैसे सही राष्ट्रीय आय निकाला जा सकता है। ये आपको हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आय हमारा देश का एक्चुअली आय क्या है, मतलब रियलिटी आय क्या होता है। वो क्या है कि जैसे बच्चा लोग क्या करता है, देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक अपने आप पर दे रहा हूँ। जैसे सब लोग का जनरली सोच रहता है, जैसे कोई मास्टर का नाम आया, मान लिया कि हमारा नाम लिया, गांव गिरा में बहुत सारा देख रहे थे कि कुछ लोग बोलते सुनते हैं कहीं पर, तो क्या करते हैं बच्चे, पहले नंबर सुनिएगा, गौर कीजिएगा, इस उदाहरण से आपको ये तीनों समझ में आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया गया 2000 विद्यार्थी हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, तो 2000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, है ना, 2000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, तो 2000 विद्यार्थी में दोनों 1000 विद्यार्थी अगर मान लिया गया हमको 3-3 हजार रुपया देता, ठीक है ना, एक साल का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 3000 देता है, 2000 विद्यार्थी हमको तक पढ़ने के लिए आया, 3000 रुपया दिया एक विद्यार्थी, तो एक 3 और 2, 3 दूनी कितना हुआ 6 पर 3 जीरो एन सब 3 को एन बैठा दीजिए, कितने ना। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 60 लाख हुआ सालाना, एक साल का इनकम 60 लाख रुपया हुआ, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। अब बच्चा ये क्या हो गया, ये 60 लाख का इनकम है, तो हमारा उत्पादित वस्तु और सेवा क्षेत्र से प्राप्त आय, समझिए मतलब जने से आया पैसा सब जोड़ जान लिया तो निकाल दिया कि सर के पास आता है 60 लाख एक साल में, 60 लाख है कि नहीं। हाँ, बच्चा ना दिमाग लगा लिया, 12-25 60, 12-25 60 मतलब 5 लाख के महीना। अब ये ठीक है, ये आ गया, तो यही हमारा बच जाता है डायरेक्ट 60 लाख रुपया का महीना तो बच जाता है कि इसमें आधा से बेसी उजड़ जाता है, ये दिमाग कोई बच्चा नहीं लगाता है, डायरेक्ट गुना कर दिया इतना हो गया, है ना, मतलब किराया हो गया या तो कोई भी चीज हुआ, आवटी जितना फोटो कॉपी आ रहा है, ये सबको कोई नहीं जोड़ेगा कि क्या हो रहा है, और मतलब कहता डायरेक्ट जोड़ दिया कि इतना इनकम होता है, इतना आय आता है सर को, है ना, 60 लाख में, बाप रे बाप, ऐसे वैसे रहना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि इसमें गौर से सुनिए, 60 लाख ये आया तो समझ लीजिए कि इसमें से कुछ ऐसा भी है जो हमारा खपत हो रहा है, जैसे मतलब कहता है बिजली बिल लग रहा है, किराया लग रहा है, फोटो कॉपी का लग रहा है, या तो और वगैरह वगैरह चीज लग रहा है, स्टाफ का लग रहा है, सबका मतलब कहता है सब जगह बटा हुआ रहता है, तो वो सारा का जब पैसा हटाइएगा, इस सब जो हटा दीजिएगा, मतलब पूरा पैसा खर्चा उर्चा लेकर पूरा मतलब कहता है खाने पीने रहने होने में पूरा पैसा हटा दीजिएगा, तो मान लिया गया 2 लाख बचा। अगर मान लिया गया 2 लाख बचा है ना, अब समझ लीजिए तो यही जो अंतिम जो निकलता है रिजल्ट, जो अंत में निकलता है रिजल्ट, वो आ जाता है कि इतना 2 लाख बचता है, सर को बच के रहता है 2 लाख, तो वो सब आ जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जो करेंट हुआ शुद्ध, मतलब इतना पैसा एक पास बच गया है ना, ये बात समझना। देखिए मैं अपने पर थोड़ा सा लेकर ये बताया था, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसको इतनी जल्दी समझ जाइएगा। चलिए पहला क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय की धारणा। पहला सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन किसे कहेंगे समझ दिए, तो राष्ट्रीय आय जो परिभाषा बताए वो ये बोल दीजिए, किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त आय को कौन आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को कौन आय कहा गया, राष्ट्रीय आय कहा गया। तो राष्ट्रीय आय को ही सकल घरेलू उत्पादन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया।
राष्ट्रीय आय को ही क्या बोला गया? राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पादन भी कहा गया, राष्ट्रीय आय को। ठीक, अभी जस्ट बताए थे सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय के बारे में पहले जाने कि किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पादन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ध्यान दीजिएगा, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहा जाएगा? तो सुनिए, हमारे देश में जितना वस्तु और सेवा से प्राप्त इनकम हुआ था सबको हम जोड़ दिए तो ये राष्ट्रीय आय कहलाया। तब कुछ ऐसनो जो है, कुछ ऐसनो आदमी है आपका देश में जो जाकर विदेश में कमा रहा है, विदेश में दिखाई दे रहा है इधर। कुछ ऐसा है, हमारा देश का राष्ट्रीय आय को जोड़ दिए तो हमारा देश का कुछ ऐसनो आदमी है जो जाकर विदेश में कमा रहा है। सुनिएगा गौर से, हमारा देश का कुछ आदमी है जो विदेश में कमा रहा है, लेकिन विदेश वाला आदमी जो है हमारा देश में कमा रहा है। बात समझ रहा है? विदेश वाला जो व्यक्ति है अपना देश में कमा रहा है, हमारा देश में कमा रहा है। तो जो विदेश में कमा रहा है, जो अपना देश वाला विदेश में कमा रहा है, वो पैसा तो जुड़ेगा, वो ले गए थे हमारे पैसा लेकर आएगा, तो लेकर आएगा तो ये पैसा क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन अपना देश में जो अमेरिका वाला, चाइना वाला या तो दूसरा देश वाला, अगर कोई भी देश का हो, अपना देश में जो कमा रहा है तो वो पैसा तो लेकर में चल जाएगा, तो वो पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो राष्ट्रीय आय में क्या हुआ? तो राष्ट्रीय आय में जो देश द्वारा जो विदेश से कमा कर लाया गया पैसा वो जोड़ा जाएगा, और जो हमारा देश में विदेश वाला जो कमा रहा था वो पैसा को घटाया जाएगा। राष्ट्रीय आय में एकदम यहाँ मेरा दिमाग काम करना चाहिए। राष्ट्रीय आय में जो हमारा देश वाला विदेश में कमा रहा था वो लेकर आएगा तो जुड़ेगा, और जो विदेश वाला कमा रहा था वो लेके जाएगा, वो घटेगा। तो जो बचेगा उसी को क्या बोलोगे? क्या कहा जाएगा? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में आएगा? बहुआ रे, राष्ट्रीय उत्पादन में जो अपना देश वाला विदेश में कमा रहा हो तो ले आएगा पैसा तो जोड़ में, और जो अपना देश वाला जो विदेश में कमा रहा है तो ले गए थे पैसा जुटते। लेकिन अपना देश में विदेश वाला कमा रहा है, अपना देश में जो विदेश वाला कमा रहा है तो ले चल जाएगा रे, तो ले चला जाएगा तो पैसा घटेगा। तो ओकर बाद जो बचेगा पैसा उसी को बोला जाएगा कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। मतलब कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में हमारे देश द्वारा जो विदेश में कमा रहे थे उसके आय जोड़ेंगे, लेकिन विदेश वाला व्यक्ति जो हमारे देश में कमा रहे थे उसकी आय को घटाया जाएगा। उसके बाद बचा जो राशि रहेगा उसी को कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है? अगला, अब ये जोड़ जाड़ के जो बचेगा, जोड़ जाड़ के जो बचेगा, अब ओकरा में क्या होगा? मान लिया कि जो भी जोड़ जाड़ के बचा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो बचा जोड़ के मान लिया कि 1000 बचा जोड़, अब क्या होगा? अब क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहेंगे? अब तक सुने, अब की वो है कि खाए में, रहे में, खाने में, रहने में, खाने में, रहने में, मशीन के घिसावट में और किसी प्रकार से पूंजी में लगाया गया खर्च, इस सब जोड़, इस हटते कि नहीं, उस सब घटाया जाएगा। अब कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो मशीन के घिसावट वाले, रहने में खर्च हुआ, जो पूंजी में हुआ खर्च, उस सबको भी घटा दीजिए। अब जो बचेगा उसी को क्या कहा गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उसी को क्या कहा गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा गया। कोई दिक्कत? मतलब किसी देश द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया आय को कुल या सकल घरेलू उत्पादन कहा गया। अब इस सकल घरेलू उत्पादन में हमारा देश वाला जो विदेश से कमा लाया वो जोड़े लिए, अब विदेश वाला हमारा देश से कमा ले चल गया वो घटे लिए, तो जे बचले ओकरा बोले कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में?
और एकरे में जो मशीन का घिसावट हुआ, पूंजी में लगा खर्च, रहने खाने पीने में लगा खर्च, अगर वो पूरे एकरा में घटा दे तो जे बैठे वो की करे थे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। नए समय ने फिर से समझ एक बार आओ, फिर से थोड़ा समझाते हैं, सुनिए। देखिए यहां दिखता है, देखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ। चलिए देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं, फिर से गौर कीजिए, फिर से गौर कीजिए, ऐसा नहीं कि ये वक्त ऐसा है, फिर से गौर कीजिए। आप अपना घर में फिर आइए, ये आपका घर है, ठीक, सुन लीजिए एकदम, ये यहाँ से समझ में आ जाएगा आराम से। आए ने सटाम लेते हैं, फिर उन्हें जगह नहीं पड़ता। ये आपका घर है, तो ये आपके घर में उत्पादन किया गया वस्तु एक साल में जो इनकम आया, अरे लड़का सुनिए, किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में जितना इनकम आया, ये आपका घर है, तो इस घर में सोचिए कि जे मतलब कहता है मतलब चना मटर मसूर सरसों जितना वो उत्पादन किया गया वस्तु सेवाओं से प्राप्त किया गया, कुल जो एक साल में आएगा, तो एक साल में मान लिया गया 1000 रुपया तुमको आया, एक साल में राष्ट्रीय आएगी, मतलब आपका घर में किसी भी देश मतलब आता है उत्पादित किया गया वस्तु और जितना भी आया है ना, तो ये घर है तो उद्देश्य भी है, तो आपका घर में समझ लीजिए कि 1000 रुपया मतलब आता है साल भर के इनकम हो, तो घर सुन लीजिए आराम से, तो घर के इनकम साल भर में 1000 रुपया हो, तो वो कहलेगा सकल घरेलू उत्पादन, वो कहलेगा सकल घरेलू उत्पादन कहलेगा, ठीक होने। अब किया तो घर वाला जाके कमा रहा कहीं शहर में, तो घर वाला जाके कमा रहा शहर में, जैसे भैया हैं तो तुम्हारे पिताजी हैं तो बाहर में कमा रहे, तो वो पैसा ले आएंगे, शहर में कमा रहा तो पैसा क्यों हो गए थे ले आएंगे, तो वो पैसा तुम्हारे घर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अरे जुड़ेगा नहीं यार, जैसे तुम्हारा घर वाला बाहर में शहर में कमा रहे तो पैसा ले आएंगे तो जुड़ेगा, लेकिन तोर घर में कोई मजदूरा काम कर रहा, तो घर में मजदूर अगर कोई कार्य कर रहा, तो घर में अगर कोई मजदूर कार्य कर रहा है तो पैसा लेके चल जाएगा ना आपका घर से, वो तो घट जाएगा ना बुआ। तो ये राष्ट्रीय आय जो है 1000 रुपया, 1000 रुपये जो तो घर के इनकम है साल भर में, ओकरा में तो भैया ले लेती 500 रुपया कमा के शहर से, तो मजदूरा लेके चल लो 300 रुपया, तो बताही कुल बचलो कितना 1000 1500 और 1500 में 300 आप घटा देंगे चल लो मजदूरा, तो कितना बचलो 1200 रुपया बचलो, ये 1200 रुपया जो बचलो ओकरा कामी कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, समझ में आइलो, मतलब एक साल में तोर घर के जो कमौनी होलो, घर पर बता रहे तोर घर के जो कमौनी होलो एक साल में 1000 रुपया होलो, तोर बाहर में शहर में रहो तो भैया या पिताजी तो प्लस कमा ले तो पैसा तो जुड़ लो तो 500 जुड़ लो, और तोर घर में मजदूरवा जे काम के तो पैसा घट लो धनियो का, तो 300 ले चल गयो, तो टोटल कितना बचलो 1200 रुपया तोर घर के कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो, समझ में लो कि रहता। अब एकरा में की होलो कि तोर भाई साहब है खुद तो मतलब कहता है कि आवे जाए में भाड़ा खर्च लगले है ने, आवे जाए में भाड़ा का खर्च लगा कि नहीं, आने जाने में भाड़ा का खर्च लगा, रहने में खर्च लगा, ये सब का जितना भी मतलब मशीन का घिसावट हुआ, पूंजी का खर्च हुआ, कोई वस्तु खरीदने में लगा, आने जाने में लगा, वो सब पैसा को घटा दीजिए, मान लिया कि 100 वो सब घटा दीजिए, तो बच गया आपका कितना 1100 रुपया बच गया, इसको बोला गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसे को क्या बोला गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में आया कि नहीं, समझा कि नहीं, खाली बताना है, समझ में आ गया कितना मिनट क्या समझ में आया हुआ, समझ में आया, चल यस तो कर रहा है, जरे सा थोड़ा सा आप बसा रहे धैर्य नहीं है,
देखिए अब ये बतिया के की बोले, अब इसी को देश में बैठा कि देश का इनकम हमारा देश का मान लिया गया 1000 एक वर्ष में, तो ये राष्ट्रीय आय हो गए। किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं द्वारा प्राप्त कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा गया। तो ये हमारा देश का इनकम मान लिया 1000 है, और हमारा देश वाला जो विदेश में कमा रहा है, हमारा देश वाला जो विदेश में कमा रहा है वो लेके आएगा, और जो विदेश वाला हमारा देश में कमाएगा वो लेके जाएगा, तो ये घटेगा। फिर मशीन का जो हिसाब लगेगा उसी को मतलब कहता है कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाएगा। सुनिए सकल घरेलू उत्पादन को कैसे लिखिएगा, किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पादन में, फिर एक से उठाइए, सकल घरेलू उत्पादन में हमारे देश द्वारा जो विदेश में कमा रहे थे उसके आय को जोड़ा जाएगा, और विदेश वाला जो हमारे देश में कमा रहे थे उसके आय को घटाया जाएगा, उसका इनकम को घटाया जाएगा, उसका आय को घटाया जाएगा, तो जो बचेगा उसको कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। अगर कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो आया, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो आया वो करा में क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो आया उसमें क्या करेंगे, मशीन का घिसावट, पूंजी में खर्च, आने जाने में खर्च, रहने में खर्च को अगर जब घटा देंगे तो जो बच जाएगा उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाएगा। यहाँ तक खत्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आए खत्म किए, कल आगे चलेंगे। और आप लोग 21 तारीख से मतलब कहता है मिलिया कर 21 को, उसके बाद मतलब को टेलीफोन कीजिए, उसके बाद 23 तारीख से हम रनिंग में आ जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाएंगे, और पक्का पूरा लिखाते और नोट्स बनवाते हुए समझाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। उसके बाद लिखाते हुए उसके बाद आराम से आपका ज्यादा नहीं आपको एकदम पूरा क्लियर बता रहे हैं कि दिसंबर तक आपका सिलेबस हम समाप्त करते हुए सेट प्रैक्टिस में लग जाएंगे। 2 महीना 3 महीना सेट प्रैक्टिस जमकर करा देंगे, आप परीक्षा में जाइए, फिर मेरा टेंशन दूर हो जाएगा, है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कट कर दो।